इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब चार्ज चलता है, चार्ज जब चलेगा तो करंट पैदा होगा, ऐसे समझो। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब चार्ज चलेगा, फ्लो करेगा, तो तब आता करंट। मान लो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, करंट होगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो हाँ होगा। तो करंट जरूरी नहीं है कि तारों के अंदर हो, हवा में भी होता है। बिजली कड़कती है तो हवा में ही करंट है वो। कुल मिला के वो कह रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, I इज इक्वल टू dq बाई dt, या फिर एवरेज करंट बोलें। कुछ एवरेज निकालने की कोशिश करें तो ये होता है चार्ज पास्ड अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा। मतलब ऐसा समझो जैसे कि तुम सड़क पे खड़े हो तो गाड़ियां पास कर रही, तो तुम गिन रहे हो, एक गाड़ी दो गाड़ी ऐसे गिन रहे हो। तो एक घंटे में मान लो 1000 गाड़ियाँ पास हो गई, तो उसका ट्रैफिक का करंट निकालना हो तो कैसे निकालें, 1000 गाड़ियाँ अपॉन 1 घंटा, ये ट्रैफिक करंट हो। ट्रैफिक ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा वो गूगल ये बताता ना, लाल हो गया हरा हो गया मैप पे, तो यही कैलकुलेट करता है कि कितनी गाड़ियाँ पास हो गई। और उसे कैसे पता चलता है, कैमरा तो नहीं लगाने रखा, तो तुम सबके पास तो है ना गूगल मैप, तो वो ये देखता है कि ये बंदा अभी आगे निकला है, रेड लाइट को क्रॉस किया है, कितना टाइम लगा है। तो वहाँ से पता चलता है उसको कि मेरा यूज़र है। सारे तो गूगल क्रोम लेके बाहर बैठे हुए हैं, क्यों? सब यूज़ करते हैं ना गूगल मैप। कौन है जिसके मोबाइल में गूगल ना हो, सबके में है। तो इसकी मतलब ये कि जो भी बंदा जा रहा है तो वो समझता है कि ये मेरा यूज़र है, तो ये कितने बंदे पास हो गए हैं, मेरे कितने यूज़र पास हो गए इस रेड लाइट से, तो उसके हिसाब से वो एक मैपिंग बनाता है। वैसे ही ये भी करंट चार्ज पास कर रहा है, टाइम लग रहा कुछ, इसको बोलो क्यू अपॉन टी। वैसे तो ये करंट इंस्टेंटेनियस dq बाई dt ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन एवरेज करंट निकालो चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट की क्या यूनिट होती है भाई? हाँ, और ये कैसी क्वांटिटी है? डायरेक्शन की। और इट इज अ स्केलर। इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर चीज़ की डायरेक्शन हो तो वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन की कोई सेंस भी होनी चाहिए। सेंस का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए यार। जैसे तार जा रही है, इसको मैं मोड़ दूँ उधर तो कोई फर्क पड़ जाएगा? लाइट बंद हो जाएगी क्या? कुछ फर्क पड़ जाएगा लाइट पे? तो कोई फर्क आसानी नहीं पड़ रहा। लेकिन जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन चेंज करते हैं, एकदम से फोर्स चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो तारें जा रही हैं इनको मोड़ दो या कुछ भी कर दो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इसीलिए करंट की कोई अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर में उसकी डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डायरेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तार में ऐसे जा रहा है या दो ही डायरेक्शन में हो सकता है। तार के इधर या तो जैसे ऊपर से इधर जा रहा है, ऊपर से यहाँ से उधर जा रहा है, यही हो सकता है, ठीक है। तो स्केलर है ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं
ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड क्या हुआ है? इसको पहले समझ लो, एक तो बात नहीं। ऐसे समझो कि अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया, मान लो सिलेंडर, पहले ऐसे समझ लो कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होगा भाई? कंडक्टर के अंदर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? कैसे? रैंडम डायरेक्शन में। हाँ, जैसे हवा चल रही है तो हवा के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, टकरा भी रहे हैं। सेम कहानी अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे टकरा रहे हैं और घूम रहे हैं रैंडम, ठीक है? तो वो रैंडम घूम रहे हैं तो उनसे करंट आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर भागा, उसकी वजह से करंट आया, चार्ज ही तो है, वो फ्लो हुआ तो उसका करंट आया। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, उसने कैंसिल कर दिया बस। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट जा रहा होगा, और पक्का ही जा रहा होगा। तुम्हें बोलना क्या पता जा रहा हो, कोई भरोसा नहीं कि जा रहा हो, पक्का जा रहा होगा। क्योंकि यार बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स, बिलियन से भी ज्यादा, 10 की पावर 23 कितने होते हैं? ट्रिलियंस, बिलियंस, बहुत ज्यादा होता है एक मोल में। तो ये इतने ज्यादा है ना, तुम एवरेज निकालोगे ना तो सब जीरो ही आना है, एक दूसरे को सब काट रहे होंगे, ठीक है? हाँ, जैसे कि यहाँ पे हवा के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो सबका नेट निकाले तो एवरेज वेलोसिटी निकाले तो क्या आएगी? जीरो आ जाएगी, क्योंकि एक इधर जा रहा हूँ दूसरा। इसलिए कमरा, अगर मान लो पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कमरा, उसके अंदर क्या है? हवा भरी हुई है, तो तुम क्या करोगे? अगर चेक करोगे, चेक क्या करोगे यार? तुम महसूस करो कि क्या हवा चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। तुम्हें महसूस होता है कि एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं? ऐसा लगता है? नहीं, बंद कमरे में ऐसा तो लगता है ना कि एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो रुके हुए, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली रुके नहीं है, वो तीनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें एक्स डायरेक्शन में देखो, वाई में देखो, जेड में देखो, तो तीनों में तुमको सेम मॉलिक्यूल्स एवरेज मिलेंगे कि वो जा रहे हो, चल रहे हो, की स्पीड समझ आया? रैंडम मोशन, काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है ना 11th में, उसको मैं पढ़ा था कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, ठीक है? तुम ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं रैंडम, इनका एवरेज निकालो तो क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, ये कैसे घूमते हैं? ये कैसे घूम रहा है? टकरा भी है ना एक ही जगह पे, ठीक है? टकरा, ये तो मैं ज्यादा बना दिया, इतने छोटे छोटे मतलब नैनोमीटर जितने डिस्टेंस होते होंगे पता चलते होंगे, ये मतलब बड़ा स्केल पर है। तो ऐसे घूम रहा है, वो टकरा भी रहा है रैंडम, लेकिन घूम फिर के वही वापस आ जाता थोड़ी देर में, एवरेज जीरो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। ये किस वजह से आता है? ये घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका टेम्परेचर है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में, मॉलिक्यूल चल रहा है ना, इनकी स्पीड है कुछ 300-400 मीटर पर सेकंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे, पढ़ा ना, एंट्रोपी कम होती रहती है, फिर वो सॉलिड बन जाता है, फिर वो रुक जाता है जीरो पे। लेकिन ये तो जीरो से बहुत ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है? वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा थर्मल उनके पास एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। इसको बोलते हैं थर्मल मोशन, मतलब मोशन ड्यू टू टेम्परेचर, या थर्मल मोशन बोल दो या थर्मल वेलोसिटी बोल दो, ठीक है? टेम्परेचर गर्मी की वजह से है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इससे क्या लगाया, बैटरी, रैंडम मोशन तो समझ गया ना, बिना बैटरी कुछ नहीं लगाई है, ऐसी कंडक्टर पड़ा हुआ था। अब मैंने लगा दी बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? तो पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कुछ नेगेटिव पोटेंशियल, हाँ, मतलब कुछ नेगेटिव कुछ ले लो, हाँ V1 V2 ले लो, या तो V1 ले लो
इधर V2 ले लें, V1 V2 दो पोटेंशियल आ गए, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कंडक्टर में। हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन वो तब रहता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस क्या हो, रुके हुए हो। तो यहाँ पे चार्जेस चल अब रुके हुए नहीं है, चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं मतलब अभी चलेंगे। जैसे ही हमने बैटरी लगा दी, बैटरी का काम तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देना। कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, अब बताओ क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, कहाँ से कहाँ बताओ, इधर से किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो V2 से V1 होगी ना, पोटेंशियल ये ज्यादा है ना एग्जाम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, तो डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इस पे, अब इसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स लगने से वो फिर उधर, हाँ किधर जाने जाएगा, बताओ किधर जाएगा, हाँ इधर लगेगा इस पे फोर्स, नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इधर जाएगा तो फिर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा फिर वेलोसिटी आई, जो चलेगा। अब इसका मोशन कैसा होगा, अब देखते हैं, अब बताओ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, टकराएगा नहीं, वो जो थर्मल मोशन था वो बंद खत्म नहीं होता ऐसा। मान लो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे एक खिड़की यहाँ मान लो, हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही तो मॉलिक्यूल इधर भाग रहे हैं, तो कैसे भाग रहे हैं, सीधी लाइन पे भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे होंगे बताओ, रैंडम डायरेक्शन में कैसे भी इधर मॉलिक्यूल, हवा तो उधर चल रही है, मॉलिक्यूल तो उधर ही जाएंगे, लेकिन अंदर को माइक्रोस्कोप में जाके देखो, बिल्कुल छोटे स्केल पे कैसे चल रहा हो, सर्कुलर बट आपस में टकरा भी रहा होगा, इधर भी चल रहा होगा। अरे टकराना बंद कर देगा क्या, कोई बात नहीं, टकराना बंद कर देगा क्या, नहीं करेगा, टकराता रहेगा, लेकिन टकराते सीधा नहीं, मतलब आगे थोड़ा खिसकेगा, जहाँ आवाज आ रही वहाँ जाए। तो ये तो तब था जब हमने कोई पोटेंशियल बैटरी लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कैसे जाएगा वो, टकराते हैं, क्या कर रहा है, चल भी रहा है, ऐसे मान लो रैंडम मोशन कर, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही जगह पे वो टकराते वहीं पर रुक जा रहा था, वहीं पर है, वापस वहीं आ रहा है। यहाँ पे टकराते वो आगे भी चल रहा है, जहाँ इधर जाना उसको तो उधर तो जाना ही है, लेकिन साथ में टकराएगा, क्योंकि क्या रास्ता साफ थोड़ी है, इतने इलेक्ट्रॉन से बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराते वो आगे ही जाना है। जैसे मान लो कि पूरी भीड़ है और सारी भीड़ रुकी हुई है और उसमें बच्चा हो गया और उसको कहीं जाना है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो उधर है, भीड़ से पार करके, तो क्या करेगा, वो भागेगा, लेकिन लोगों से टकराएगा भी, टकराते करके जाना तो उसको उधर ही है, ठीक है। तो यही बात आया समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएंगे, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट एक्चुअली ये नहीं, ये तो रैंडम मोशन है ना, रैंडम मोशन तो ये है, ये रैंडम मोशन के साथ क्या है, इसको बोलते हैं हाँ ड्रिफ्ट। मतलब ऐसा समझो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाता, छोटा सा पाथ ले लेगा, दो टकराने के बीच में, अच्छा दो कोलिजन के बीच में कैसे जाएगा वो, तो सीधी लाइन पे जाएगा ना, हाँ ठीक है, दो मतलब एक से टकराया फिर निकल गया फिर दूसरे टकराया, तो छोटा डिस्टेंस होगा, लेकिन होगा कितना स्ट्रेट में, वही दो टकराने, दो कोलिजन के बीच में ऐसे चलेगा वो। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अब कैसे चलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती तब कैसे चलता, तब ऐसे तो जाता ही है साथ में, जैसे मानो हवा चल रही है, ठीक है, या नदी चल रही है, ऐसे पानी इधर जा रहा है और मैं यहाँ से
एक नदी चल रही है, एक आदमी तैरने की कोशिश कर रहा है, तो तैर के घर जाना है तो क्या सीधा चला जाएगा? नहीं। रुक रुक के जाएगा। रुक के नहीं, मतलब वो सीधा भी जाएगा बट नदी का टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा। फोर्स करेगा ना उस पे। बहा देना। हाँ। तो जाना तो सीधा चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, धक्का मारेगी किधर को, अब इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन हाँ। फोर्स। तो यार ये जो वेलोसिटी ना ये बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल वेलोसिटी 200-300 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको थोड़ी रोक रही है, रैंडम मोशन थोड़ी बंद हो रहा है, टकराना उकराना तो चल ही रहा है, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, थोड़ा सा इधर धक्का मार रही है, तो धक्का मार रही हो ये बंद नहीं हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया यार, ज़्यादा हो गया। ये यहाँ जाना था लेकिन थोड़ा सा इधर को खिसक गया, इसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट। थोड़ा सा खिसक गया। अब ये नैनो सेकंड में भी होता है, मतलब एक सेकंड में पता नहीं कितने कोलिजन होते होंगे, लाखों करोड़ों, उसमें भी लाखों करोड़ों बार ड्रिफ्ट हो रहा है। तो एक स्पीड आ जाएगी कि वो ऐसे खिसक रहा है, हर कोलिजन में थोड़ा 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 आगे जा रहा है, ड्रिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, ये सबके साथ होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू कर देंगे, टकरा तो नहीं हो सारे एक दूसरे से, लेकिन ऐसे चल गए, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसी से ये आगे जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक जाने वाली, एक्चुअल में वो यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन हम उसको ऐसे बोलेंगे कि ड्रिफ्ट हो रहा है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा और फिर से निकलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके कुछ, ठीक है, वो निकालना। समझ रहे हो आपको, इलेक्ट्रॉन चलने लग रहा है ऐसे, उससे धक्का लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो ये वाला मोशन हो गया विदाउट क्या, ये वाला कब क्या, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और ये ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकाल लेते हैं यार, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं, उसको एवरेज कर देंगे, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा इसे बताओ। ये जो पता है याद रखना, रैंडम मोशन कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ बस वो ऐसे ऐसे खिसकने लगते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और क्यू कितना, ई के बराबर छोटा ई, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया हमारा ई अपॉन एम। हाँ, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वैसे भी कार्डिक थ्योरी लगा रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो इसमें तो हमको थ्योरी ऐसे लगानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दें, v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं, तो एवरेज करेंगे सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू डालो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ई ई अपॉन एम टी, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए सबके लिए लगाते हैं, क्या करें, ये हो जाएगा, पहले मान लो इलेक्ट्रॉन v1 इज इक्वल टू u1 समझ लो, u के इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है। हाँ, ये u समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तब का u है, और ये जब लगने के बाद, और बाकी तो तुम्हें पता ही है, टाइम हो गया। दो कोलिजन के बीच में ले रहे हैं, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, ई चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मास हो गया। अब ये जैसे v1, मैं पहले इलेक्ट्रॉन के क्या लिखूंगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ये सेम है सबके, ये तो सेम रहेगा ना एक्सेलरेशन सबके लिए, क्योंकि ये तीनों चीजें सेम है। टाइम थोड़ा अलग होगा t1, और v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस
ये सेम रहेगा T2, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस T3 ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का, फिर सबको ऐड कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस ऐसे करके, ठीक है, तो वो सब मैं लिख देता, उसको बोलते हैं समेशन, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे करके, ऐसे लिखूं समेशन V, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू V, I लिख देंगे, I इज इक्वल टू 1 से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ होंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम समझ जाओ समेशन का मतलब सारी वेलोसिटी को ऐड कर दिया, ठीक है। अरे इज इक्वल टू समेशन यहाँ भी लगा दो U I, ठीक है, सारी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर दिया प्लस ये तो सही भी रहेगा E सबके लिए E अपॉन M और समेशन Ti, अरे I भी हटा दूं कंफ्यूजन हो जाएगा, समेशन लगाओ, समेशन समझ जाओ कि सबकी वेलोसिटी ऐड कर दी, सबकी इनिशियल वेलोसिटी ऐड कर दी, सबका टाइम भी ऐड कर दी, अब डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो n से डिवाइड कर दो, n ये आ जाएगा एवरेज, आओ गया और क्या चाहिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताओ, क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, अभी बताया था ना, इनिशियल वेलोसिटी कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, और नहीं लगी हुई तो क्या हो, तो सब टकरा रहे हैं, टकरा, हाँ एवरेज 0, क्योंकि ड्रिफ्ट तो हो रही ना, एक ही जगह पे वो हिल रहे हैं, तो सारे ऐसे हिल रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 आ जाएगा, और ये जो है यही एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही है, इसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट, Vd इज इक्वल टू क्या, ये बच गया E अपॉन M, इस समेशन इसको भी बोलेंगे कुछ, ये क्या चीज है, ये है एवरेज किसका, टाइम का एवरेज है, कौन सा टाइम, हाँ दो टकराने के बीच में, दो कोलिजन के बीच में टाइम, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, E टाउ अपॉन M, और टाउ क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम, बस, अरे रिलैक्सेशन का मतलब दो कोलिजन के बीच में वो रिलैक्स चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही तो है, दो टकराने के बीच में, जैसे मान लो तुम एक से भिड़े और उससे फिर फ्री हो गए, उसके बाद दूसरे भिड़ने का टाइम थोड़ी देर बाद आएगा, तब तक तो रिलैक्स हो, वो रिलैक्स, रिलैक्सेशन, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, एक एग्जाम से भिड़े, उसके बाद हो गया वो फ्री हो गया तुम, उसके बाद तुम रिलैक्स, जब तक अगला एग्जाम नहीं आता, फिर तुम भिड़ोगे, क्यों, दो एग्जाम के बीच में एक रिलैक्सेशन पीरियड, वही टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, क्या हो, और क्या होता है ये, इट इज द टाइम, क्या होगा, between two consecutive, ठीक है, बाकी सब तुमको बताइए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई, ये ड्रिफ्ट स्पीड हो गई, टाउ की वैल्यू क्या है, वो तो अलग अलग होगी, दो कोलिजन की बीच वैल्यू वो क्वेश्चन में दी होगी, ये तो ऐसी बात होगी कि स्पीड, रैंडम स्पीड कितनी होगी, वो तो अलग अलग होगी, उससे नहीं, उसकी वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं, और उसको अगर छोड़, फाइंड करना हो तो फिर TF माइनस कभी फाइंड करना नहीं होगा, तुम बस समझ लो जो बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो उसको, लिख लिया सब, तो ये अब करंट निकाल लो, इससे करंट भी आ जाएगा, अब करंट देखो, इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं,
तो हम ऐसा देखते हैं इस पे भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो चलने लग जाएंगे। इसको देखो। तो इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे पड़े वो बनाएगा। ऐसा समझो कि यहाँ से तुम मेजर करना शुरू कर रहे हो, t = 0 पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है, तो ये चलने लग जाएंगे टिक 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 वेलोसिटी से, तो बहुत कम होती है, जैसे 1 mm/s ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, आगे वाले भी चल रहे होंगे, वो तारों में भी चल रहे होंगे, हर जगह ऐसे चल रहे, ठीक है। चलते चलते मान लो यहाँ पहुँच गए, ये सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो कितने पास हुए इसके अंदर से, मतलब यहाँ से तुम सिलेंडर के इस वाले एंड पे खड़े हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, जितने बस जितने सिलेंडर के अंदर भर गए, जितने सिलेंडर के अंदर है भाई, ये वाले तो एंड पे पहुँच गए ना, तो कितने पास हुए, इनके बीच में जितने थे सब पास हुए, ये यहाँ पे ये भी पास हुआ होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो सबसे पहले t = 0 पे यहाँ पे थे, और फिर थोड़ी देर बाद t टाइम पे यहाँ पहुँच गए वो, तो इसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पास हुए होंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसे मान लो कि इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऐसे, ये सब इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, और वही टोटल चार्ज लेके हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा करंट, तो करंट निकालना। करंट के लिए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज पास। इस सिलेंडर का पता भी तो होना चाहिए कुछ, इसकी लेंथ ले लो L, और इसका एरिया ले लो A, एरिया A, ताकि वॉल्यूम पता चल जाए ना, तो उससे। और एक और क्वांटिटी हमको चाहिए होगी, जिसको बोलते हैं n, छोटा n, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, पर यूनिट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इसको बोलते हैं डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, मतलब ये समझ लो आयरन में अलग होती है, कॉपर में अलग होती है, लेकिन फिक्स रहती है। जैसे कॉपर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही होते हैं ना, तो एक तुम कुछ वॉल्यूम ले लो, 10 ग्राम का कुछ भी ले लो मास, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री वो फिक्स रहेंगे, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर बाद चेंज हो गए, कम ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब क्या चीज़ है कि 10 ग्राम में अगर मान लो 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो 20 ग्राम में कितने होंगे, 2 लाख, तो ये चेंज नहीं होने वाली, ये डेंसिटी है, डेंसिटी की तरह ये। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, नाम है इसका, ठीक है। n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं। अगर हमें निकालना है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n, एक बोल रहा हूँ ना, तो इस पूरे सिलेंडर में कितने होंगे बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक वॉल्यूम में n, तो इसका वॉल्यूम देख लो ना कितना है, जैसे एक वॉल्यूम में n, तो 2 वॉल्यूम में कितना होगा, 2πr, एक वॉल्यूम में n, 2 वॉल्यूम में बस, और 10 वॉल्यूम में 10, हाँ 10, और इतने वॉल्यूम में इसका कितना वॉल्यूम है, 2πr, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ AL में कितने इलेक्ट्रॉन्स, NaL, हाँ NaL इंटू n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, कितने हो गए n, AL n, सही है कि नहीं। एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम, ALN, हाँ
अब चार्ज कितना होगा इन इलेक्ट्रॉन्स में, चार्ज भी तो होगा, तो चार्ज पास्ड क्यू ले लो कितना, अरे ई से मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे बस ए एल एन ई है। ठीक है, अब करंट निकाले तो और टाइम भी निकालना पड़ेगा, कितना टाइम लगा ये पास होने में, मतलब पास मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे t = 0 पे, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, हाँ कुछ तो टाइम लगेगा। इसको यहाँ पहुंचने में कितनी स्पीड से भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, vd, आगे की तरफ तो vd से ही चल रहे हैं, वो रैंडम मोशन से नहीं जाता कोई आगे, वो वहीं रह जाता है, बस आगे चल रहा है वो vd से, तो इसकी स्पीड है vd और लेंथ उसको कवर करनी है l, टाइम कितना लगा, टाइम t = अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार, ठीक है, L/VD। अब करंट निकालो, करंट क्या हुआ, चार्ज अपॉन चार्ज पास अपॉन टाइम होगा ना, तो चार्ज पास कितना है ALNE अपॉन मतलब VD ALNE अपॉन L/VD, क्यों हाँ LL कट गया, कितना आ गया NEA VD, ये फॉर्मूला है NEA VD, करंट का फॉर्मूला लिख लो। नाम कैसे डेरिवेशन का? ये हो गई ड्रिफ्ट स्पीड, हाँ ये हो गया करंट, करंट। ठीक है। अब देखो ये, अब इसमें VD आ रहा है और VD हमने निकाल लिया, उसको उठा के इसमें डालो, कुछ तो आएगा, उससे भी कुछ नहीं लेना, तो I = NEA, VD कितना था E टाउ अपॉन ए, अब ये हो जाएगा NE², ऐसे कुछ हो जाएगा NE² टाउ एक अपॉन m, एक साथ लिख लो और साथ में E लिख लो, E × A, ऐसे लिख लो, ठीक। और वो होता है ना फॉर्मूला, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो कुछ रिलेशन होता है ना, V = E.dr होता है ना कुछ, हाँ तो V = E.r ले लो, R की जगह क्या है VL, PL लेंथ, तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस E × L, ऐसे लिख सकते हैं, वो कौन सी का उसने ले लो क्योंकि सब डायरेक्शन सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, L भी उधर, ठीक है, और माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे E की जगह पे क्या रख सकते हैं, V/L, तो यहाँ डाल दो, तो I = NE² टाउ अपॉन m V/L और A भी है साथ, क्यों, तो अब V को यहीं रहने तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा V = I × क्या हो जाएगा m अपॉन NE² टाउ, ठीक है, L/A, समझ में आया क्या हुआ, अरे सबको उधर ले जाओ यार, V को एक अकेला छोड़ दिया, बाकी उधर ले गए, तो ध्यान से देखो कैसा लग रहा है, V = इसको बोल सकते हैं, एक चीज होती है तुमने पढ़ा भी होगा, एक लॉ होता है ओम्स लॉ, IR V = IR,
पढ़ा ना, V is directly proportional to current। तो इसको कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? आई को छोड़ के जितना हाँ, ये भी है जितना भी सारा। है, ये सब हाँ तो R रेजिस्टेंस ये हो गया R इज इक्वल टू ये पूरा हाँ M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। हाँ ये, और इसको भी कुछ बोलते हैं, ये हो जाता है रेजिस्टिविटी। रो एल बाई होता है ना। रेजिस्टिविटी रो, तो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? क्या होती है बताओ भाई? और रेजिस्टिविटी की क्या होती है? इसकी मेरे को पता। तो दो रेजिस्टेंस ओम मोल पर क्या था? इसकी मैं भूल गया। यहाँ से निकालो ना, ये ओम हो गया। हाँ। ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया। ओम मीटर स्क्वायर। ओम मीटर। मीटर। ओम मीटर। अरे मीटर है मीटर स्क्वायर, हाँ। तो 1 मीटर तो कट गया ना, मीटर बचा, मीटर तो चला जाएगा। ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ, ये सब स्केलर है, ठीक है, इसमें बस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर है, ये तो पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ आर इज ओम, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। हाँ। और जो रो है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो रो जो है ये है, ध्यान से देखो, इनके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। टाउ, ये तो इलेक्ट्रॉन हाँ। के कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है टाइम, और इनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हर मटेरियल में अलग अलग होता है ना, हाँ किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, निकलो रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जैसे पानी कम ज़्यादा ले लो डेंसिटी उतनी रहती है, हाँ। वैसे ही लोहा कॉपर कम ज़्यादा ले लो रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, लिख लो।